आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर जो नई एनसीईआरटी बुक में 5 है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर नंबर 6 है। जैव प्रक्रम को वन शॉट वीडियो में एनिमेशन की मदद से, वीडियोग्राफी की मदद से, सिंपल सिंपल परिभाषाओं की मदद से पूरा समझेंगे। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना, बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भैया जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब है, अगर इस वर्ड को हम तोड़ दें तो जैव प्लस प्रक्रम। जैव क्या होता है? जितने भी जीवधारी हैं जो सजीव है, जिसमें भी जीवन है, वो जैव हो गया। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, क्रियाएं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में क्या हो गया? जैव होता है आपका जीव, जीवित वस्तु ही या सजीव बोल दो, सिंपल। प्रक्रम का मतलब क्रियाएं। और सरल भाषा में अगर हमें इसकी परिभाषा देखनी है तो वे सभी प्रक्रम या वो सभी प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के शरीर को टूट फूट से बचाते हैं, अनुरक्षण या अनुरक्षण का मतलब सुरक्षा का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सिंपल सी बात करें, देखो हम खाना खाते हैं, खाना से हमें पोषण मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उससे हमारा शरीर की वृद्धि होती है ना। उसके बाद अगर हमारा कहीं पर कट जाता है, फट जाता है, चोट लगती है, तो उसको भी इस जो हमारा सही करता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम में सम्मिलित कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, संवहन है, उत्सर्जन है। तो ये क्या होती है? सिंपल भाषा में, पोषण क्या है? देखो, जब हम खाना खाते हैं, खाना से हमें पोषण मिलता है। जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने, उसे पचाने और शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम पोषण कहते हैं। हम खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शरीर उसका पाचन करता है, शरीर के विभिन्न भागों में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पोषण कहलाती हैं। श्वसन क्या होता है? जीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। संवहन क्या होता है? संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों को लाने ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवहन कहलाती है। ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में नसें हैं, नसें भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, शीरा और धमनी, इसका क्या कार्य वो भी हम जानेंगे। ठीक है। उत्सर्जन यानी कि त्यागना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। जैसे पेशाब हो गया, पॉटी हो गया, या शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम त्याग देते हैं। ठीक है। फिर पोषण पे आ जाते हैं। अब इस एक एक करके हम डिटेल में सीखेंगे। पोषण क्या है? भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया। भोजन हम खाते हैं, देखो हमने मस्त मछली भात बनाया, मटन भात बनाया, पनीर भात बनाया, जो भी है, जो भी आपका फेवरेट है, भोजन वो होना चाहिए जिसमें संपूर्ण आहार हो। उस भोजन में आपका प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, सीमित मात्रा में हो, नियंत्रित मात्रा में हो, किसी की मात्रा कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है, जो हम जैसे गरीब फैमिली से आते हैं, उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्ब ज़्यादा होते हैं। तो जब थोड़ा आप नॉलेज आओगे ना, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगी तो आप बीमार पड़ोगे। भोजन में संतुलित मात्रा में फैट होना चाहिए, अच्छी वाली फैट, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण करना और शरीर के अंगों के मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, भोजन हम करते हैं, भोजन के जो भी हमारे उसके न्यूट्रिशंस है, वो हमारे शरीर में वो अब्जॉर्व होता है, शरीर की सुरक्षा करता है। ठीक है, रोगों से बचाता है। अगर कहीं टूट फूट गया है, कट पिट गया है, तो उसकी मरम्मत भी करता है। किसके द्वारा होता है? पोषण के द्वारा होता है। पोषण के तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो ऊर्जा मिलती है, शरीर का निर्माण होता है, रोग से भी रक्षा होती है। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमें कमज़ोर फील होगी,
है ना, हमारे शरीर में जैसे जान ही नहीं है ऐसा। खाना खाते हैं, जो देखो जो लोग जिम में जाते हैं, डंबल मारते, पुशअप्स मारते, क्यों? प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन से क्या होता है? मसल्स बनते हैं, ठीक है ना। और रोगों से रक्षा करता है। जब हमारे शरीर में शरीर की स्टेमिना बड़ी होगी, ऊर्जा भरपूर होगा, तो जो भी रोग हम पे अटैक कर रहा है उतना जल्दी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे रोग की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहेगी। तो इसीलिए संतुलित आहार हमारे लिए आवश्यक है। तो ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, वसा, प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर का निर्माण प्रोटीन, जल और खनिज लवण से होता है, ठीक है। और रोग से रक्षा कौन करता है? विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं। खाने में हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, लेकिन खाने का चयन हमें अच्छे से करना है तभी। भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से? देखो 7 जो मुख्य अवयव होते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसके बाद आ जाता है मोटा चारा, फिर विटामिन होता है, उसके बाद जल होता है, और उसके बाद खनिज लवण होते हैं। ये 7 चीज़ें होती हैं हमारे भोजन में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मोटा चारा, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये सब होती है हमारे एक भोजन में। और शरीर के लिए सभी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है। पोषण के आधार पर जीवों के समूह होते हैं। पोषण के आधार पर एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। ये छोटी कक्षा से पढ़ रहे हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और विषमपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। अब आप कहोगे सर हम तो स्वपोषी हैं, हम किचन में 2 डेली खाना बनाते हैं खुद। देखो स्वपोषी का मतलब है किसी भी चीज़ पर निर्भर ना होना। हम निर्भर हैं गेहूं पर, आटे पर, है ना, चावल पर, मसालों पर। तो इन सब पर हम निर्भर है। इनके बिना बना सकते खाना? नहीं। लेकिन स्वपोषी क्या होगा? जो किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है, वो होंगे स्वपोषी। तो स्वपोषी की परिभाषा क्या है? देखो दोस्त, पोषण देखो 2 प्रकार के होते हैं ना। एक तो स्वपोषी पोषण होता है और एक होता है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अजैव पदार्थों, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारे पास भी है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण हमारे लिए, लेकिन हम बना पा रहे खाना? नहीं बना पा रहे। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना इन्हीं से बना लेते हैं। अजैव पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या फिर एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, सिर्फ एग्जाम में आता है, वो भी मैंने पढ़ा रखा है, आगे आपको आएगा, अभी आपको मिलेगा, ठीक। तो देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैंने बोला ना अभी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वह क्रिया जिसमें पौधे का हरा भाग, हरे भाग में क्या होता है भाई? पौधे के जो हरे भाग में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है दोस्त? क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो हरा भाग है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से? हमारा जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका उपयोग करता है। ये वातावरण में हमेशा विद्यमान रहते हैं। इनका उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, किससे? चावल से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे? रोटी से लेते हैं। और ये खुद बनाते हैं वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश, पानी से अजैव जो घटक है उनको परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, खाने का निर्माण करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगर ऑक्सीजन हमारे आसपास ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। हम निर्भर हैं, हमारे माई बाप हैं पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे को लगाओ। अगर हमें जिंदगी जीनी है
हमें अच्छा जीवन चाहिए तो पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं, पूजनीय है, भगवान का रूप है ये हमारे लिए। अगर आपको ऑक्सीजन की कीमत पता करनी है ना दोस्त, तो हॉस्पिटल में जाके देखो भाई, एक सिलेंडर जो वेंटिलेशन पे होता है, ऑक्सीजन जिसको चल रही होती है, कितनी कितनी भारी भरकम पैसे देने पड़ते हैं हमें, और हमें तो वातावरण से फ्री में मिल रहा है। और फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं करता, ये आप मानते हो ना? जैसे आप लोग ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ फ्री में, कदर नहीं करते हो। अब यही चीज़ आप अगर आप कोर्स लेके पढ़ रहे हो, जैसे बाकी यूट्यूबर आपसे पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, भाई हमारे एप्लीकेशन में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पढ़ो, हम ऐसा नहीं करते। हम बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, और फ्री की आप लोग कदर नहीं करते हो। प्लीज़ कदर किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, ताकि हम आपको फ्री में पढ़ाते रहें। ठीक है, हमारा मोटो ही यही है। हम भी गरीब घर से, आप भी गरीब घर से हो, तो हम आपकी मजबूरी समझते हैं, हमने ये चीज़ देखा हुआ है। तो हम इसी वजह से मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता। 2.24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आज के डेट में, लेकिन आज तक कोई पेड कोर्स नहीं चलाया हमने। सारा कुछ प्रीमियम क्वालिटी में देते हैं आप लोगों को फ्री में। देखो, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, ये हमारा पत्ता है जिसमें क्लोरोफिल है। हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश ये जो क्लोरोफिल है, पत्ता है, प्रकाश लेता है यहाँ से, ठीक है, और क्या लेता है? पानी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसको वो परिवर्तित करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है, और क्या करता है? ऑक्सीजन का निर्माण करता है। और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी चाहिए होती है। तो देखो भाई, एक तो हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, भाई पत्तियां होनी चाहिए ना, हरी पत्ती होनी चाहिए, पत्तियों पर हरे होने चाहिए, हरे पत्ते होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए होता है, ठीक है, और जो कि वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। पानी चाहिए होता है, और पानी, ये जो पानी होता है, पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं, खुद हम वो डालना भी नहीं पड़ता है। आप देखते हो भाई, ये वाला पौधा खाना बनाएगा, मैं जाके पानी डाल देता हूँ, करते हो तुम ऐसा? नहीं करते हो ना? फिर भी वो पौधा बड़ा हो रहा है, जंगलों में कोई जाके पानी डालता है? नहीं डालता है, लेकिन वो फिर भी वो पेड़ बड़े हो रहे हैं। पानी कहाँ से मिलता है? जड़ जो होती है वो जमीन से पानी अवशोषित करती है। अब आपको मैंने बोला था, ठीक है ना, अभी बोला था, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम में 1 नंबर में हर साल आ जाता है, हर साल। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रकाश संश्लेषण दे देगा, इसका रासायनिक समीकरण लिखना होगा, अभिक्रिया। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या है? जल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल है, जल के हमारे 12 मोल है। सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा, इनकी उपस्थिति होगी, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। क्या होता है फॉर्मूला भाई? C6H12O6। 2 बार बोलो मुंह से, 3 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और क्या बनाता है? ऑक्सीजन। और क्या बनाता है? पानी। देखो, रिएक्शन कभी आप मुंह से याद नहीं कर सकते, रिएक्शन जो होंगी बच्चों, उसे आप लिख के ही याद कर पाओगे। कॉपी में जितना लिखोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा वो चीज। ये रिएक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं क्या क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? हरे पत्तियों में। जो हरे पत्ते होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पहला काम ये होता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जो प्रकाश ऊर्जा लेती है, फिर वो क्या होता है? रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। आपको पता है जल जो होता है, जल का आणविक सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल जो हम, जड़ जो पाना मिट्टी से जल निकालता है, उस जल में हाइड्रोजन का अलग तोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को अलग तोड़ दिया जाता है, अपघटन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में फिर बदल जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, ठीक है, और उसमें अपचयन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया के बाद पौधे अपना खाने का निर्माण कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाकर। ठीक है, नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे हरे पेड़ पौधों की पत्तियां, इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की होती है। ये मैंने अभी आपको बोला था, एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं। जो हरे हरे रंग के डॉट डॉट वाले बिंदु होते हैं ना, अपन कोई भी एक पत्ता उठाओ आपके आसपास, उसमें देखना डॉट डॉट हरे हरे डार्क दिखेंगे, उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और उनको रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जो डॉट डॉट होता है ना, उसमें क्या होता है? हरित लवक होते हैं और उसी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल निकालते हैं, जल को ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के रूप में विघटित कर देता है। तो एक्चुअली ये पूरा क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण का ही एक पार्ट है। ठीक है, जो मैंने नोट करके लिखा है आपको। अब हम बात करते हैं रंध्र। एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में, कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस साल आया था और हर साल बोर्ड एग्जाम में इनका चित्र बनाने के लिए आता है। जो चित्र इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस करते रहना स्टार्टिंग से। देखो, पत्तियां जब देखोगे, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो छिद्र होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इन छिद्रों के द्वार पत्तियों हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है। जो पत्तियों में छिद्र होता है ना भाई, उन्हीं छिद्र के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। किनके द्वारा? पत्ती में उपस्थित उस छिद्र के द्वारा। ठीक है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र के द्वारा होता है। पत्तियों में जो छिद्र होते हैं ना, गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक, पौधों में गैसों का आदान प्रदान इनके अलावा तने जड़ से भी होता है। तने से भी होता है। तना समझते हो ना? अगर मैंने ऐसा पेड़ बनाया, ये हमारा पेड़ है, तो ये हमारा क्या होता है दोस्त? ये हमारा होता है तना, और ये हमारा क्या हो गया? जड़। ये तो जानते ही हो। तो ये देखो, ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये खुला हुआ रंध्र है और ये हमारा बंद रंध्र है। एग्जाम में ये वाला चित्र आता है। ठीक है, ये वाला देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। और ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसे कहते हैं रंध्र छिद्र, जिनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, और ये जो आप हरा हरा डॉट डॉट देख रहे हो, इसे हम कहते हैं हरित लवक। इसे हम क्या कहते हैं? हरित लवक। तो ये हुआ रंध्र का चित्र। अब रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है? मैंने आपको बता दिया, गैसों का आदान प्रदान। तो रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। ये सबसे मेन काम है, गैसों का आदान प्रदान। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। जो वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया होती है, जल कहाँ से निकलते हैं बाहर? इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। जो पानी है ना, वाष्प बनकर इन्हीं रंध्र से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण के बारे में। अभी तक हम स्वपोषी पोषण पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण। पोषी पोषण मैंने आपको बता दिया, वो पोषण जो किसी दूसरे पर निर्भर करता है, जो अपना खाना दूसरे से बनाता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, वो होता है विषमपोषी पोषण। जैसे मानव व अन्य जीव। आप लोग बहुत बच्चे हो, जो कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, तो किसी को हेट मत दिया करो। वो देखो, आपकी चॉइस नहीं थी, आप जहाँ जन्मे हो, आपकी परवरिश वैसे हुई है और आपको उस चीज़ की हैबिट लगी पड़ी है। ठीक है, तो देखो, हम चावल खाते, चावल उगता है, हम चिकन खाते हैं, कोई मटन खाता है, तो ये जीव हम दूसरों पर निर्भर है ना अपने भोजन के लिए, तो हम है विषमपोषी पोषण। बाकी जीव जंतु भी, जैसे गाय भैंस, ये सब क्या खाते हैं? चारा खाती हैं, है ना, घास खाती हैं, तो ये दूसरों पर निर्भर है। ये सब क्या हो जाएंगे?
विषम पोषी। विषम पोषी पोषण के प्रकार क्या होते हैं? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार के होते हैं। विषम पोषी पोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सड़े गले पदार्थों से, जो मरे हुए चीजें, उनसे अपना पोषक तत्व पदार्थ करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये जो कवक है, ये जो फफूंदी आप देख रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा, ये ज्यादा इसे क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता कहते हैं आम भाषा में, है कि नहीं? तो ये सब होता है। तो ये किस पर निर्भर करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। या मृत जीव के शरीर में उगता है, उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट, परजीवी पोषण देख लो। ये लाइस है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे। ये माइट्स हैं, ये जैसे ये टिक बोलते हैं, ये फिलिया है। ठीक है, ये राउंडोम वर्म, ये वर्म तो भाई हमारे पेट में होता है ना? कई लोग खाते पीते बहुत हैं लेकिन शरीर सूखा हुआ होता है तो उनमें कीड़ा होता है। ये जनरली कीड़ा बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जो मीठा ज़्यादा खाते हैं तो कीड़े हमारे पेट में होते हैं। और इनको पोषण कहाँ से मिलता है? हम ही से मिलता है। हमारा पोषण ये खा जाते हैं, फिर शरीर बलता नहीं है। इसी कारण भाई जब मैं छोटा था ना, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े होते थे और मैं बचपन में बहुत ही सूखा था, बहुत ही ज़्यादा सूखा था। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, फिर BSc MSc तक सूखा ही रहा। लेकिन 12th तक मेरे को इसकी शिकायत बहुत थी। आपको है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना? तो ये जो होते हैं, ये लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये एक दूसरे के शरीर पर रहते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण, दूसरों पर निर्भर रहना। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, तुमसे अपना भोजन निकालेंगे। जैसे ये फीता कृमि हो गया, अमर बेल हो गया, जोक हो गया। जोक बाहर रहता है, फीता कृमि अंदर रहता है। तो इनको कहा जाता है परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। उदाहरण, अमीबा पूरा खा लेंगे और उसका पाचन भी अंदर ही हो जाएगा। और मानव, हम पूरा खाना खा लेते हैं और खाना का पोषण पूरे अंदर ही हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अमीबा के बारे में, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना, अमीबा पे आ जाऊं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, हम कैसे जीव हैं? मानव कैसे जीव है? मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, हम अरबों कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हमारा जो शरीर का निर्माण है ना, अनंत अरबों सेलों से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारी कोशिका जब डैमेज होते हैं, थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त होते हैं, तब जाके हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और इनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? हमारा संतुलित आहार। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव में, अमीबा किसका संघ है? प्रोटोजोआ का संघ है। ठीक है, तथा अनिश्चित आकार का प्राणी, इसका आकार निश्चित नहीं है, ऐसा बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाया जाता है। ये इसका चित्र है। ठीक है, ये कोशिका, ये अमीबा देख रहे हो, ये इसका क्या है? ये इसका केंद्र है। ये वाला क्या है? ये इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, ये जो देख रहे हो आप, इसे कुंचनशील धमनी कहते हैं, ऐसे ऐसे सिकुड़ता रहता है। ये क्या होता है? ये खाद्य धमनी है हमारा। ठीक है, और ये वाला जो आउटर साइड देख रहे हो, इसे पादाप कहते हैं। ऐसे पादाप मतलब चलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पादाप कहा जाता है। अब अमीबा में पोषण कैसे होता है वो आपको बता दें। पहले आप ये चित्र देखो। ठीक है, सबसे पहले आप चित्र देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है और ये हमारा खाद्य पदार्थ है। ये खाद्य का कण है, छोटा सा टुकड़ा है, सपोज को रोटी है एक। तो ये क्या करेगा? ये जो पादाप है, ये इस खाद्य पदार्थ को घेर लेगा। पहले स्टेप में घेरेगा और अगले बार में देखो, ये जो पादाप है पूरा इसको बंद कर देगा। अब खाद्य पदार्थ इसके अंदर चला गया और फिर थोड़ी अगले स्टेप में खाद्य पदार्थ को अंदर समाहित करके पूरा पोषण ले लेगा। ठीक है,
ये होता है इसका प्रोसेस, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। देखो क्या है, अमीबा के कोशिकीय सतह पर अंगुली जैसे अस्थायी संरचना होते हैं जिसे कूटपाद कहते हैं। ये अंगुली जैसे संरचना देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, पादप कूटपाद कहते हैं। अमीबा इन कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं। इन भोजन को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल, देखो घेर लेते हैं, जो संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इसको जैसे ही घेरेगा ना, ये क्या बना देगा, खाद्य रिक्तिका बना देगा, ये खाद्य रिक्तिका। ठीक है, इन खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये जो खाद्य रिक्तिका देख रहे हो ना भाई, ये हमारा खाना क्या है, जटिल पदार्थ है। तो इनको खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या बना दिया जाता है, सरल पदार्थ में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर। ठीक, बचा हुआ अपना अपच पदार्थों कोशिका की सतह की ओर गति करता है तो शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो यहाँ पे आ जाता है सतह पर, और बाद में बाहर आ जाता है। तो ये होता है अमीबा में पोषण का तरीका। अब मनुष्य में पोषण कैसे होता है वो देखते हैं। मनुष्य में सबसे पहले पोषण कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हम पहले पोषण के लिए खाना खाते हैं। खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, वो हम खाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ जाते हैं, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। आहार नली मुंह से गुदा तक विस्तृत होता है। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा थोड़ी देर में। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये यहाँ से होता हुआ पेट है, यहाँ बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर खाते हैं अभी हम, और सुबह कुछ निकाल देते हैं। तो खाने से स्टार्ट होता है, पॉटी तक खत्म होता है। समझ रहे हो, आहार नली मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, अलग अलग प्रोसेस में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। और वो चरण क्या है, वो तरीके क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, अंदर जाता है खाना, अंतर्ग्रहण। उसके बाद होता है डाइजेशन, पाचन। पाचन में के बाद उस खाने में जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। उसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, और उसके बाद बहिक्षेपण, मल द्वारा त्याग दिया जाता है खाने को। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पोषण के विभिन्न चरण। देखो, सबसे पहले क्या होगा दोस्त, अंतर्ग्रहण, भोजन को मुंह में लेना। पाचन, भोजन का पाचन करना, निगलना। अवशोषण क्या होता है, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण, और फिर उनका अवशोषण होना। खाने में जो भी पोषक तत्व है वो अवशोषित होंगे, और फिर उनको पूरे शरीर में इस्तेमाल किया जाएगा। स्वांगीकरण, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का कोशिका तक पहुंचना, और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग करना। जो भी आवश्यक तत्व है जो हमें मिले हैं खाने से, उनको कोशिकीय श्वसन के लिए भेजना किसके द्वारा होता है, स्वांगीकरण के द्वारा होता है। और फिर बहिक्षेपण, मतलब आवश्यक अनावश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये होता है बहिक्षेपण। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पहले वाले टॉपिक में, पाचन में। देखो दोस्त, मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में समझा रहा हूँ, आपका प्रॉपर नोट्स भी बन जा रहा है, और नोट्स जो बन रहा है वो सिंपल रूप में बन रहा है, आप देख पा रहे हैं। देखो, सबसे पहले भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे, घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। और जो तंत्र यह कार्य करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बिहार वो लोग से हो, तो बिहार के लोग मटन बहुत खाते हैं, मटन उनका बहुत फेवरेट है। और यहाँ हम उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, यहाँ के लोगों को जो मटर पनीर वगैरह है वो बहुत पसंद है। तो सपोज करो आप चावल के साथ मटन खा रहे हो, या चावल के साथ मटर पनीर खा रहे हो। आपने यूँ मस्त खाया हाथ से, और फिर एक निवाला बनाया मुंह में डाल दिया। ठीक है,
उस निवाले में चावल है, उस निवाले में एक मटन का पीस भी है, टुकड़ा है, आपने चबाया। पाचन की जो अभिक्रिया होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। ये जो हम खाना का नाम सूखते हैं, हमारे मुंह में जो एक लार होता है, लार क्या करता है, खाने को गीला करता है, निकलने में आसानी होती है। इसमें एंजाइम होते हैं जो पाचन क्रिया में भी मदद करते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो वही लिखा है, भोजन के जटिल, जो खाना हम मुंह में डाल रहे हैं वो जटिल होता है। जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे, घुलनशील अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। इसी को पाचन कहते हैं, और जो तंत्र यह कार्य करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले भोजन होगा, भोजन का जटिल भाग होगा, एंजाइम की मदद से, पाचक रस की मदद से उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, और यह क्रिया कहलाती है पाचन। देखो, ये जो चित्र है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, इसे अच्छे से बना लेना, एग्जाम में आता है। सबसे पहले देखो ये वाला देखो एनिमेशन, देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो ये हमने खाना डालेगा अभी, देखो ये खाना गया, ये अंदर खाना निकला, यहाँ पे आया, अब देखो ये आ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, खाते खाते लास्ट में पॉटी के रूप में यहाँ सुबह निकल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या होता है, मुंह होता है, ये मुंह है, ठीक है। ये हमारी ग्रसिका होती है, ठीक है, जहाँ से खाना अंदर जाता है पाइप के रूप में। ये हमारा पेट है जिसे हम अमाशय कहते हैं। ये हमारा क्षुद्रांत है, बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा क्षुद्रांत है, और ये छोटा क्षुद्रांत है, ठीक है। इसे बृहदांत्र कहते हैं, कोलोन कहते हैं अंग्रेजी में। और ये गुदा द्वार है हमारा, जहाँ से पॉटी निकलती है। ये हमारी पेनक्रियाज है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अग्नाशय कहते हैं। ये हमारा लीवर है, लीवर को यकृत कहते हैं। ये हमारा पित्त नली है, ठीक है। ये हमारा डायाफ्राम है, ठीक है। ये चित्र बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो, आहार नाल में जो पार्ट होते हैं, यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है, यहाँ से प्राप्त हो शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, आहार नाल। आहार नली की जो लंबाई होती है वो 32 फीट होती है। अगर तुम्हारे सारे हथेलियों को मैं निकाल के गिनूं ना, 32 फीट होता है भाई, ठीक है, 32 फीट है हमारे पूरे अंदर, सोच लो। तो आहार नल के में मुख्य भाग क्या होते हैं, मुख्य गुहा होता है, ग्रास नली होती है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, और गुदा द्वार होता है। ये आहार नाल के पार्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य गुहा। ये है मुख्य गुहा, ठीक है। खाना डालोगे, यहाँ पे जाएगा, चबाओगे, है ना, ये मुख्य गुहा। निकलोगे फिर मुख्य गुहा के भाग में क्या क्या आते हैं, दांत आते हैं, लार ग्रंथि होती है, और जीभ होता है, ठीक है। देखो ये दांत है, ये जीवा है, और ये लार ग्रंथि है, यही होते हैं। मुख्य आहार नली का मुख्य द्वार है, जो एक खाली जगह होता है, जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि, 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में लार है, लार में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं, भोजन को निगलने में मदद करते हैं, भोजन को नरम बनाते हैं, भोजन की लुगदी बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा दांत। दांत क्या करता है, हम चबाता है खाने को, जो जटिल भाग है उसको तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। आजकल देखा गया लोग चबाना भूल गए हैं, मुंह में लिया, हम चबाया, फिर निकल गए। खाने को कम से कम एक बाइट को 32 बार चुई करना चाहिए, हाँ 32 बार, तब जाके सही होता है, तब उस खाने का पूरा पोषण शरीर अब्जॉर्ब कर पाता है, उसका सही से पाचन हो पाता है, ठीक। और खाने टाइम पानी नहीं पीना चाहिए। लोग एक निवाला खाते पानी पीते, एक निवाला खाते पानी पीते, फिर वो खाना पेट में जाके सड़ता है, पचता नहीं है, ठीक है। खाना खाने के आधा घंटे 1 घंटे पहले पानी पी लो। खाना खाने के समय अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा पियो, ताकि खाना गले में अटके नहीं, और खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है। दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। दांत भोजन को काट कर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तत्पश्चात उससे पीस कर महीन बना देता है। भोजन चबाने के अलावे दांत बोलने में हमारी मदद करता है। देखो, जिनके मुंह में दांत नहीं होता है, जैसे दादू लोग हमारे हैं, वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ थोड़ी अजीब होती है, फनी होती है ना, मजाकिया लगता है। और जो हमारे मुंह में दांत है तो पूरा क्लियर आवाज़ निकल रहा है, ठीक।
दांत होगा तो हमारे मुंह का एक अच्छा शेप बनता है, हम दिखने में भी हमें हमारा शक्ल अच्छा लगता है ना। मानव दांत के दो परत होते हैं, बाहरी पर इनेमल होता है, ठीक है, हमारे दांत के ऊपर ना इनेमल होते हैं, ठीक है, जबकि आंतरिक भाग में डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है, दांत का इनेमल होता है। अगर ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे ना, इनेमल घिस जाते हैं, और इनेमल घिस जब जाएंगे तो आपको ठंडा खाने पे, गर्म खाने पे झंझनाहट महसूस होती है दांत में। तो दांत खाना खाने के बाद ही मांजना चाहिए, रात को भी और सुबह भी, ठीक है। और दांतों को यूं यूं करके घिसना नहीं चाहिए, प्रॉपर आराम आराम से, प्रॉपर। दांत को सबसे मैक्सिमम 1.5 मिनट तक ही मांजना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मांजना चाहिए, ठीक है। ये भी आप जान लो। कई लोग दांत मांजते रहते हैं, भाई मैं जितनी ज़्यादा देर मांजूंगा मेरा दांत उतना चमकेगा, ये धारणा गलत है। अगर मैं आपको दिखा दूं भाई, चित्र में देखो, ये जो दांत का बाहरी परत है ना, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, इसे इनेमल कहते हैं। और ये जो येलो पार्ट देख रहे हो ना, इसे डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। और ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, इसे पल्प कहते हैं, ठीक है। तो 3 परतों से मिलकर बना होता है हमारा दांत। नेक्स्ट आ जाता है लार ग्रंथि, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे लाला रस कहा जाता है। लाला रस में लाइसोजाइम, टॉयलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोजाइम, टॉयलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इनका क्या कार्य है वो देख लो। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। तुम कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बना लो, कितना ही साफ सुथरा क्यों ना रख लो, उसमें कीटाणु होंगे ही होंगे। और कीटाणु को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। लाइसोजाइम हमारे पेट में होता है। खाना तुम कितना ही रखो ना, उसमें कीटाणु होंगे ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाना यहीं पर फेंक दो कि भाई हमारा पेट साफ कर लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़े मोड़े जो कीटाणु रह जाते हैं ना, उसको हमारे पेट में उपस्थित जो पाचक रस है वो उनको मार देते हैं। हमारे पेट में ना का नेचर है एसिडिक नेचर, अम्ल बहुत ज़्यादा होता है। और ये अम्ल क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके साथ साथ खाने में जो भी कीटाणु रह जाते हैं उनको मारने का भी काम यही करता है। टॉयलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को पचाकर शर्करा में बदलता है। इसको, स्टार्च को ना शर्करा में कन्वर्ट करता है कौन? टॉयलिन और डाइस्टेज। एग्जाम में आ सकता है कि स्टार्च को मंड, या स्टार्च जिसे हम मंड कहते हैं, शर्करा में कौन बदलता है? तो आप बोलोगे भैया टॉयलिन बदलता है, डाइस्टेज बदलता है, ठीक है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है जिससे उसे निगलने में आसानी होती है, ठीक है। हमारे मुंह में म्यूलिन ज़्यादा होता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है ताकि निगलने में आसानी होती है। तुम कुरकुरे खाते हो, कुरकुरे होता है कैसे? एकदम लेस कुरकुरे एकदम ड्राई होता है, लेकिन तुम हमारे मुंह में जैसे ही रखते हो, जब आते हैं तो हमारे मुंह में अंदर जो लार होता है उसमें म्यूलिन होता है, उसको वो मुलायम बना देता है ताकि निगलने में आसानी हो। तुम एक साबुत कुरकुरा निगल के देखो कैसा लगेगा? अटक जाएगा। ऐसा करना मत कभी, ठीक है ना। तो इसीलिए खाने को हमेशा ज़्यादा देर चबाना चाहिए। उसके बाद हमारा जीभ आ जाता है। ये जीभ देख पा रहे हैं, पत्ते के आकार की एक मांसपेशी होती है जिसे हम जीभ कहते हैं। ये भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने, उसमें लाला रस मिलाने का कार्य करता है। हम खाना चबाते हो ना, जीभ इधर से उधर ले जाता है खाना, उसके साथ साथ उसके अंदर क्या लाला रस मिलाने का काम करता है। म्यूलिन जो हमारा लार है उसमें मिलाने का कार्य करता है। कौन करता है? जीभ करता है। अच्छा, एक बड़े भाई के नाते एक टिप्स बोल लूँगा, जिसके मुंह से भी बदबू आती है, ठीक है, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, एक दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, टीचर के नाते नहीं, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, अगर किसी के साथ आप डेट पे जा रहे हो भाई, काम की बात बता रहा हूँ, तो आपके मुंह से अच्छी स्मेल आनी चाहिए। अगर आप किसी के पास बैठोगे और आपके मुंह से बदबू आएगी, भाई वो दूसरी बार आपके बगल में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपनी जीभ की सफाई करो। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, खाने के बाद सुबह शाम ब्रश करना है, उसके बाद अपने जीभ को भी साफ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीटाणु हमारे जीभ में होते हैं। और आप मैक्सिमम लोगों के जीभ ऐसे करोगे ना, पीला पीला पड़ा होता है। देखो मेरा जीभ कैसा है,
है, साफ है ना एकदम। तो साफ रखा करो, तो जीभ साफ होगा तो आपके मुंह से ये जो बदबू की शिकायत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और हाँ, विटामिन सी, खट्टे पदार्थों का सेवन करोगे तो आपकी मसूड़े मजबूत रहेंगे, आपके मुंह से बदबू आने की शिकायत कम हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की ओर धकेलता है। जीभ ही क्या करता है, भोजन को अंदर की ओर धकेलता है, उसी के कारण हम निगल पाते हैं। जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती हैं। जीभ, हमें खट्टा लगता है, हमें मीठा लगता है, हमें मज़ा आ रहा है, खाना टेस्टी है, कौन बताता है? जीभ बताता है। अगर जीभ ही नहीं रहेगा तो हमें स्वाद का अंदाजा तक नहीं होगा। ठीक है, जो हमें भोजन का स्वाद बतलाती है, इन्हीं ग्रंथियों के सहयोग से हमें भोजन का स्वाद पता लगता है। जीभ में ही सारी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, कड़वे वाली, मीठी वाली, खट्टी वाली, हर प्रकार की। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ग्रास नली होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक पतली नली है। ठीक है, ग्रास नली होती है, ग्रास नाल या ग्रास नली या ग्रसिका इसको कहा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशी नली होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे ईसोफेगस कहते हैं अंग्रेजी में। एक लंबी पतली सी नली होती है, इसी से हमारा खाना अंदर जाता है। इसीलिए खाना कम लो, चबा के खाओ, क्योंकि ज़्यादा लोग आजकल फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं जो को आपको गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे एक खुद के जो दादू हैं, उनकी डेथ हो गई खाना खाते वक्त। सोचो कैसे उन्होंने चुई किया, खाना यहीं पे आके फंस गया। अब जब खाना ही फंस जाएगा, उसी नली से, आपका खाने की नली से अंदर ही क्या जाता है, सांस जाती है, शोषण करते हैं हम। अब वही बंद हो जाएगा तो अब सांस नहीं ले पाएंगे ना, गए ऊपर। तो खाना थोड़ा थोड़ा लेके चबा चबा के खाना चाहिए, आराम से। खाने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, यह श्वसन मार्ग और आहार नली के बीच एक स्विच का कार्य करती है। आहार नली यह है, एक स्विच का कार्य करती है। मैंने बोला दोनों चीजें से होती है। ग्रसनी वायु व भोजन दोनों का ही साझा मार्ग है। एपिग्लॉटिस भोजन को निगलते समय घंटी द्वार को बंद कर देता है। ये जो घंटी द्वार है ना, ये बंद हो जाता है, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, और ये सुनिश्चित करता है कि भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, जैसे हम खाना निगलते हैं ना, तो एपिग्लॉटिस उसको बंद कर देता है और खाना उधर से चला जाता है। नहीं तो नहीं बंद होगा तो वो श्वास नली में चला जाएगा, ब्लॉक कर देगा। फिर समझ रहे हो, इसके बंद होने पर भोजन इसके ऊपर होता हुआ ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये होती है ग्रास नली। उसके बाद यहाँ ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा होता है अमाशय, स्टोमच, पेट कहते हैं जिसे हम। खाना आके यहीं रुकता है। ठीक है, अगर आपको खाना अच्छे से पचाना है, डाइजेशन करना है, तो देखा होगा जब खाना खाते हैं तो आपको एक डकार आती है। वो डकार आपकी बॉडी प्राकृतिक रूप से इंडिकेटर है कि भाई फुल हो गया, अब इसके बाद मत खाओ। लेकिन कई लोग डकार आने के बाद भी और पेलते हैं अंदर, तो ये नहीं करना है। भगवान ने हमें हर चीज़ दे रखी है, इंडिकेटर दे रखा है। ये चीज़ डकार आना मतलब इंडिकेटर ये बोलता है। डकार 2 बार आता है। एक पहला इंडिकेटर होता है कि भाई पेट भर गया है। दूसरा डकार तब आएगा जब ओवर हो जाएगा ना, फिर आपकी जो डकार आएगी वो एसिडिटी वाली डकार होगी। ठीक है, तो हमेशा खाना अगर 4 हिस्सा है तो आपको 3 ही हिस्सा खाना चाहिए, एक हिस्सा छोड़ के रखना चाहिए। ठीक है, देखो अमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है, देख पा रहे हैं, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। भोजन आके यहीं इकट्ठा होता है और यहीं से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखता है। और अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। ये हमारा कार्डिया होता है, ये हमारा फंड्स होता है, ये उसकी बॉडी है, और ये पाइलोरस है। ठीक है, ये हमारा इधर का हिस्सा है, क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला जो ये हमारा कार्डिया है, ये वाला हिस्सा क्या है दोस्त, कार्डिया। कार्डिया का क्या करता है, कार्डिया से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। मैंने बोला था पेट का नेचर होता है एसिडिक, पेट में हमारे ऑलरेडी अम्ल होता है। ठीक है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है। ये जो HCl हमारे पेट में होता है, जो कि कार्डिया से बनता है, वो जो HCl होता है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और हमारे भोजन में जो भी कीटाणु होते हैं उनको वो मार देता है। ठीक है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। खाने का नेचर को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है
और एंजाइम की शक्तियों को ये बढ़ा देता है। किसका कार्य है ये? सारा काम कार्डिया का करता है। उसके बाद हमारा ये जो फंड्स है, ये वाला हिस्सा फंड्स, ये आमाशय के बीच का भाग होता है। ये बीच का भाग है जिसमें कांटानुमा रचना पाई जाती है, जिसे रुजि कहते हैं। इसके अंदर ना कांटानुमा रचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? रुजि कहते हैं। ये भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रुजि अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। जब आपका पेट खाली होता है ना, आप बोलते हो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है ना, पेट में चुभन सी महसूस होती है, बोलो चूहे दौड़ रहे, बहुत भूख लगी है। एक्चुअली ये जो आपका सुई होता है वो चुभ रहा होता है, अपनी जगह पे आ जाते हैं, बोल रहा है कि भाई खाली हो चुका हूँ मैं, खाने की ज़रूरत है मुझे, तो वो तुम्हें इशारा करता है। फिर आपका आता है पाइलोरस, ठीक है, ये आपका है पाइलोरस, यहाँ से स्टार्ट होता है ये पाइलोरस। पाइलोरस में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है, ठीक है। पाइलोरस में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि, और इसी से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन, कौन? इस यहाँ से जो जठर रस निकलता है ना, इसमें रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। कौन क्या क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। अब जो दूध पीते हो ना, उसको वो क्या करता है? दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है। कौन? रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन, प्रोटीन पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन पचाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और पेंटाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन और किस में बदलता है? पेंटाइड में बदलता है। कौन? पेप्सिन। और दूध को कौन बदलता है? रेनिन, दही में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्षुद्रांत, यहां से ये सारा क्षुद्रांत है, ठीक है। बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है। क्षुद्रांत छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाशय से छोटा क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, ठीक है। यहाँ से छोटे क्षुद्रांत में आता है, यहाँ से घूमता हुआ, ठीक। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। देखो यहाँ से घूमता हुआ यूं यूं 32 फीट, ऐसे थोड़ी ना हो गए, यहाँ इसी से बनता है 32 फीट। अत्यधिक कुंडलित मतलब मोड़ा हुआ रहता है। यह संगत स्थान में अवस्थित है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। जो खाना तुम खाते हो वो पेट से आने के बाद यहाँ छोटी आंत में आता है। छोटी आंत से यहाँ से आता आता पचता हुआ पूरा पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, और फिर मल द्वार से सुबह तुम त्याग देते हो, ठीक है। छोटी आंत के भी 3 भाग है, ठीक है। एक तो ड्यूनियम है, एक है जेजूनम, एक है एडियम, ठीक है। ये 3 पार्ट है। इसे बोलते हैं जेजूनम, इसे बोलते हैं इलम, इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारा होता है रेक्टम। ओके, देखो बच्चों, कई टीचर आपको एक ही घंटे में ये पूरा चैप्टर बढ़ा दे रहे हैं। भाई 1 घंटे में क्या ही सीखोगे तुम? सीख पाओगे कुछ? वो तो वीडियोस के चक्कर में आगे बना के चला जा रहा है, और तुम बेवकूफ़ की तरफ उस वीडियो को देख के तुम्हें लग रहा है बहुत चैप्टर छोटा है। भाई ये पूरे विज्ञान आपकी जो किताब है ना, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो 1 घंटे में कैसे क्या ही सीख लोगे यार, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ डिटेल में पढ़ो, और मैं जो पढ़ाता हूँ डिटेल भी होता है और सिंपल लैंग्वेज में होता है, छोटा होता है। इससे छोटा, मेरे वीडियो से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन सारा नॉलेज भी मैं देता हूँ, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे ये जो ड्यूडिनम हो गया, ठीक है। ये जो ड्यूडिनम होता है, ठीक है, यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है ड्यूडिनम। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। ये जो क्षुद्रांत आप देख रहे हो ना, इसके अंदर सभी चीज़ों का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, ठीक है। और इस कार्य के लिए यकृत और अग्नाशय से रस का प्राप्ति होता है। कहाँ से? यकृत और अग्नाशय से। फिर हमारा आता है जेजूनम, ठीक है। इस वाले हिस्से को देख रहे हो, ये जो है वाला हिस्सा, ये मुड़ा मुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं जेजूनम। इसे क्या कहते हैं? जेजूनम। देखो, ड्यूडिनम और इलियम के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? ये इलियम है, ये बीच वाला भाग हमारा क्या है? जेजूनम है। यह भोजन आने के लिए जगह देता है कि भाई आओ, उसके लिए वो क्या देता है? जगह देता है। फिर हमारा ये वाला भाग आ जाता है इलियम, पिंक कलर का भाग। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ भोजन का पाचन
तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है जो भोजन को पूर्ण पचा देता है। ये जो हमारा इलियम भाग है ना, इसी में भोजन का पूरा पाचन होता है। पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, दोनों काम होता है। और इसी से कई तरीके के रस निकलते हैं जो भोजन को पूर्णतः पचाने में मदद करते हैं। किसमें? इलियम में। अब हम बात करेंगे हमारे लीवर की, हमारे पित्ताशय की। देखो, यकृत, लीवर, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम, 1.5 kg होता है। ठीक है, इतना होता है। फिर आता है पित्ताशय, गैल ब्लैडर कहते हैं इसको। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार जमा रहता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, जो पित्ताशय होता है ना हमारा, मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था, पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे होता है। कहाँ है भाई वो चित्र? ये देखो, ये जो हमारा पित्ताशय है, ये यकृत देख रहे हो, इसके ठीक नीचे है ये हमारा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है पैनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा आपका आता है एमाइलेज, और तीसरा आपका आता है लाइपेज। क्या काम करता है ट्रिप्सिन? यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। कौन? ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है? यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, एमाइलेज। लाइपेज क्या करता है? यह पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन? लाइपेज। तो ये 3 काम करता है। अग्नाशय से 3 निकलते हैं एंजाइम, और तीनों के कार्य मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे बड़ी आंत। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला बड़ी आंत, इसकी बात करेंगे। ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या होता है? बड़ी आंत होता है। बिना पचा भोजन क्षुद्रांत से बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जो पचता नहीं है, जहां जल का अवशोषण होता है। क्योंकि बृहदांत को अंग्रेजी में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जल का अवशोषण होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है और कब्जियत की शिकायत उत्पन्न होती है। जो भोजन पचता नहीं है, उसे फिर कहाँ भेज दिया जाता है? बड़े इंटेस्टाइन में। इसीलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और जब हमें मल लग रहा है, चाहे पेशाब हो या पॉटी हो, तुरंत करो। रोक के रखोगे, कब्ज बनेगा, शिकायत होगी, और कब्ज बनने में बहुत सारी भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता है, आपको अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपका आता है गुदाद्वार। ठीक है, गुदाद्वार जहाँ से मल आपका निकलता है। बृहदांत्र में जल के अवशोषण के बाद ये जो पार्ट देख रहे हो, ये होता है गुदाद्वार लास्ट में। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के अवशोषण के बाद जो भी वेस्टेज चीज जो रह जाता है, उसे फिर मल द्वार से, गुदा द्वार से बाहर त्याग दिया जाता है। पोषण तो हमने ढंग से सीख लिया। अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है श्वसन। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन अंग्रेजी में। श्वसन क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकालता है। इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और इसका ये सूत्र है C6H12O6। ये हमारा 6O2 है। ये क्या? ग्लूकोज है। ये हमारा ऑक्सीजन है। फिर क्या बना देते हैं? 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। ये है हमारा श्वसन। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, इससे अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसमें गर्माहट होती है। ठीक है, क्योंकि गर्माहट क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसी कारणवश हमारा जो शरीर होता है उसमें गर्माहट होती है। लेकिन जो इंसान मर गया है, उसका बॉडी पकड़ोगे तो वो ठंडा महसूस होगा आपको, क्योंकि वो श्वसन नहीं कर रहा है, इसी वजह से।
श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है कोशिकीय श्वसन, जिसे हम आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है? प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। जैसे हम मनुष्य हैं इस प्रकार की श्वसन अभिक्रिया कहाँ होती है? लंग्स में होती है। हमारे अंदर लंग्स हैं, इस यहाँ है ना लंग्स, कहाँ पे संपन्न होती है? लंग्स में संपन्न होती है। मानव का श्वसन मार्ग, ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो श्वसन मार्ग अगर मैं बताऊं, श्वसन हमारे नाक से स्टार्ट होती है, सांस यहीं से तो आप लेते हो ऑक्सीजन। पहला आता है नासा छिद्र, उसके बाद आता है नासा कपट, फिर आता है आपका ग्रसनी, फिर आपका स्वर तंत्र, फिर आपका श्वास नली, फिर आपका आता है फेफड़ा, फिर आपका आता है वायु कोष्ठक। ठीक है, सबसे पहले सांस लेते हो नासा छिद्र में जाता है, उसके बाद नासा कपट में जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर स्वर तंत्र में जाता है, फिर श्वास नली में जाता है, फेफड़े में जाता है और उसके बाद वायु कोष्ठक में जाता है। देखो नासा छिद्र क्या होता है? नासा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। नासा छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं, सभी के होते हैं, जो फिल्टर का काम करते हैं, जो धूल के कण सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश से रोकता है। कई लोग क्या करते हैं, अंदर के बालों को एकदम काट देते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, एकदम अंदर के बाल नहीं काटने चाहिए। जो अंदर एकदम रोम रोम है ना, वो आपके फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, वो आपके भगवान ने सारी चीज सोच समझ कर बनाई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आप। फिर आपका आता है नासा कपट। नासा कपाट यह नाक का पिछला भाग होता है अंदर, इसमें चिपचिपा पदार्थ म्यूकस पाया जाता है। नासा कपाट के पास, ठीक है, ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। अभी जब जब किसी को जुकाम होता है ना, तो उसको सुगंध और बदबू में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो कपाट बंद हो रखे होते हैं। ठीक, ग्रसनी, वायु नासिका छिद्रों से ग्रसनी में आती है और इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों हो जाते हैं। यहाँ ग्रसनी यहाँ पे होता है। फिर आपका स्वरतंत्र आता है, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है और यह आवाज निकालने में सहायक होती है। ठीक है, वॉइस बॉक्स भी जिसे कहते हैं। फिर आपका आता है श्वास नली, जो गले में स्थित स्वरतंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है और इसके द्वारा वायु फेफड़े के क्या आता है, अंदर जाता है। फिर आपका फेफड़ा आता है, लंग्स कहते हैं अंग्रेजी में। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, यहाँ पर वक्ष गुहा के अंदर, जिसका आधार डायाफ्राम पर टिका रहता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। जो हमारा लंग्स है ना, रक्त में क्या मिला देता है? ऑक्सीजन मिला देता है, जिसमें रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है। कहाँ जाकर शुद्ध होता है? खून फेफड़ों में जाकर शुद्ध होता है। उसके बाद वायु कोष्ठक, ठीक है, ब्रोंचोनिलोस के सिरों पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, अब आता है कोशिकीय श्वसन, आंतरिक श्वसन। ठीक है, बाहरी श्वसन हम खुद मनुष्य भी करते हैं, बाकी जीव जंतु भी करते हैं। आंतरिक श्वसन क्या होता है? कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होने की जो क्रिया को ना कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है यहाँ पर। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है। जो भी ऊर्जा मुक्त होती है ना, वो कहाँ संग्रहित करके रख ली जाती है? एटीपी में, जिसका उपयोग सजीव अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। ठीक है, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा सकता है? दो भागों में। एक है अवायवीय श्वसन, एक है वायवीय श्वसन। एग्जाम में आ जाता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, एग्जाम में आता है।
और वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? वायवीय शोषण इस तरफ है, उस तरफ अवायवीय शोषण है। वायवीय शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है इसमें, और इसमें उपस्थिति नहीं होती है, अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है वायवीय में, और अवायवीय में ग्लूकोज का उपचयन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलती है वायवीय में, और इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है इसमें अवायवीय में। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय शोषण, और यह केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है बस। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वायवीय में, और इसमें कम उत्पन्न ऊर्जा होती है, लगभग 2 ATP के बराबर, और इसमें 36 ATP ऊर्जा निकलती है वायवीय में। उदाहरण मानव है इसका, और इधर इसका उदाहरण क्या है? ईस्ट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर भी पता लग गया, एग्जाम में बार बार आता है। इंपॉर्टेंट नोट देख लो बच्चों, कह रहे कभी कभी अधिक भाग दौड़ या दौड़ने पर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। देखते हो ना, कभी कभी खिलाड़ी जब बहुत देर तक बैटिंग करता है या बहुत 100 मार देता है, 150 बना देता है, उसके बाद उसके मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। ठीक है ना, फिजियो को बुलाता है। क्रिकेट देखते हो कि नहीं? जैसे ये विराट कोहली इसकी स्ट्रेचिंग कर रहा है अभी, तो ऐसा क्यों हुआ? इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। देखो, जब आप बहुत काम करोगे या चलोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगी, आपको दर्द होगा, पेन होगा। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ पर, ठीक है, मसल्स में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, और इसी के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है मांसपेशियों में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। इसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। आगे बढ़ते हैं, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है? ये एग्जाम में आ जाता है। ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसके में ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं, 6,6H12O6 इसका सूत्र होता है, C6H12O6 है ना ग्लूकोज का सूत्र। कोशिका द्रव्य में पायरुवेट वायु में अणु के ऊर्जा के रूप में आपका विखंडन होता है, इन स्थितियों में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? ईस्ट में होता है। इथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऊर्जा निकलता है। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निकलता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलता है। अब हम बात करेंगे संवहन के बारे में। तीसरा स्टेप जो हमारा संवहन है, उसके बारे में बात करेंगे। जीवों में उपपचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थ, पोषक तत्व, ऑक्सीजन को उनके मूल स्रोत से प्राप्त करके, ठीक है, मूल स्रोत से प्राप्त करने के बाद प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने के लिए करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संवहन तंत्र क्या होता है, आप बोलोगे मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाले तंत्र को हम संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव हृदय। हृदय का नामांकन, चित्र और कार्य लिखने के लिए एग्जाम में हर साल आ जाता है। उसके बाद रक्त नलिका, जिसमें धमनी और शिरा होती है, और उसके बाद वाहन के माध्यम होते हैं रक्त और लसिका होती है। ये 3 चीजें होती है, और तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से 1 या 2 एग्जाम में आता ही आता है, एक तो आएगा ही आएगा 3 में से। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट, हृदय। हृदय का जो शेप होता है वो हमारे हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है हार्ट का शेप। ठीक है, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है, पंप। ठीक है, जो सारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, पूरे बॉडी में खून का प्रवाह करता है। ठीक है, हृदय पेशियों का बना होता है। ये जो आप हार्ट देख रहे हैं, ये हृदय पेशियों का बना होता है। हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जो मसल है, एक तरीके का मसल है, वो है हार्ट हमारा। ठीक है, यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। इससे ढका हुआ होता है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है।
और हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है। हृदय का आकार शंकु आकार होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है, यहाँ होता है लेकिन हल्का सा बाईं तरफ होता है। ठीक है। तो हृदय को अगर आप बनाओगे एक कॉपी में, इस प्रकार से बनाओगे। यहाँ हमारी महाधमनी होती है, ये होती है फुफ्फुस धमनियाँ, ये हमारी होती है फुफ्फुस शिराएं। धमनी और शिरा में क्या अंतर है आपको बताऊंगा। ये हमारा बायां आलिंद है, बाईं तरफ है, ये हमारा दायां आलिंद है। ठीक है। उसके बाद ये आपका देख रहे होगे शरीर के निचले भाग की महाशिरा, ये हमारा दायां निलय है। ठीक है। ये हमारी क्या है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारी विभाजिका है, ये हमारा बायां निलय है। तो ये चित्र आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। हृदय के मेन पार्ट है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा रहता है। ठीक है, जिसे हम हृदय कोष्ठक कहते हैं। 4 भाग कौन कौन से, एक दायां आलिंद है, एक बायां आलिंद है। बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, ये बायां निलय। मेन 4 हिस्सों में बटा होता है, ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है। इनके काम क्या क्या है वो अब आप देखेंगे। सबसे पहले जो काम होता है, ये देखो आलिंद, ये हृदय का ऊपरी भाग होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। ठीक है। किसके माध्यम से, आलिंद के माध्यम से। इसके माध्यम से हमारा खून आता है। ठीक। यह 2 प्रकार का होता है, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, 2 प्रकार का मैंने आपको दिखाया था। हृदय के दाएं भाग के ऊपर ऊपरी कोष्ठ को दायां आलिंद कहते हैं, उधर वाले को। ठीक है। इस भाग में पूरे शरीर से विऑक्सीकृत रक्त, अर्थात वो खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कहाँ पर आएगा, दायां आलिंद से आएगा, दायां आलिंद में आएगा। ठीक है। महाशिरा के द्वारा लाया जाता है, किसमें, दायां आलिंद में, जिसमें अशुद्ध खून होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। बायां आलिंद क्या होता है, हृदय के बाएं भाग में ऊपरी कोष्ठक के भाग को बायां आलिंद कहा जाता है। फेफड़े से ऑक्सीकृत रक्त अथवा ऑक्सीकृत युक्त, जिसमें शुद्ध खून कहते हैं, शुद्ध खून जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो बाएं आलिंद में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त खून होता है, हृदय के बाएं आलिंद में आता है। दाएं में अशुद्ध खून आएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाएं में हमारा शुद्ध खून आएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बोलो ऑक्सीजन होता है। फिर बात करेंगे निलय। हृदय का निचला भाग होता है, यह रक्त को पंप करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है, पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, एक दायां निलय, एक बायां निलय। ठीक है। हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दायां निलय कहा जाता है, इधर वाले हिस्से को दायां निलय कहते हैं। दायां निलय विऑक्सीकृत रक्त, मतलब अशुद्ध खून को दाएं आलिंद से बाएं निलय में गिराता है। विऑक्सीकृत रक्त को ऑक्सीकृत करने के लिए फेफड़े में भेजता है। तो दायां निलय क्या करता है, वो जो अशुद्ध खून है उसको लेता है और उसे फेफड़े में भेजता है शुद्ध करने के लिए। फिर बायां निलय क्या करता है, हृदय के बाएं भाग का निचला सिरा बायां निलय कहलाता है, और बाएं निलय आलिंद से ऑक्सीकृत रक्त, मतलब बाएं आलिंद से शुद्ध खून बाएं निलय में आता है। यहाँ से महाधमनी के द्वारा ऑक्सीकृत शुद्ध खून पूरे शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो ये हृदय का कार्य मेन 4 तरीकों से होता है, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है और एग्जाम में आता भी है। चित्र बनाना और इनके बारे में लिखना होता है। और फिर ये हृदय के अंदर का जो रक्त का मार्ग है वो इस प्रकार से चलता है। ठीक है, जिसे हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब आ जाओ, देखो एक आता है आपका धमनी, एक होता है आपका शीरा, और एक होती है आपकी केशिका। ठीक है, देखो ये हमारा वेन है, वेन को शीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं। और आर्टरी को कहते हैं हमारे, धमनी कहते हैं आर्टरी को। ठीक है, ये हमारा आर्टरी हुआ। और ये हमारी जो कैपिलरीज है इसको हम कहते हैं केशिका। ये हमारी क्या होती है, ये केशिका है। ये हमारी शीरा है और ये हमारी धमनी है। देखो रक्त को ले आने और ले जाने वाले नसों को रक्त नलिकाएं कहते हैं, और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली बात करें धमनी, वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर की ओर
हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं धमनी कहलाते हैं। खून को हमारे हार्ट से बॉडी के अन्य हिस्सों में जो ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। उसके बाद वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य अंगों से कहाँ लेके जाते हैं? हृदय में लेके जाते हैं, उसे हम शिराएं कहते हैं। ठीक। केशिका क्या होता है? वे रक्त नलिकाएं जो धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। धमनी और शिरा को जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे हम केशिका कहते हैं। यह एक पतली नस होती है। इसमें ऑक्सीजन कृत और विऑक्सीकृत रक्त दोनों मिलते हैं। इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। ठीक है। केशिका के बाद रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है और केशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हमारी आंखों में केशिका पूरा दिखता है, लाल लाल नस। ठीक। अगला जो टॉपिक है धमनी और शिरा में अंतर, हर साल एग्जाम में इस पर प्रश्न आ जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। धमनी क्या होता है? हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका की हम धमनी कहते हैं। धमनी क्या करता है? हृदय से रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। और शिरा क्या करता है? शरीर के सभी भागों से रक्त को लेता है और हृदय तक लाता है, उसे हम शिरा कहते हैं। पहले लाइन में तो परिभाषा आ जाएगी। इसमें स्पीड बहुत अधिक होती है। धमनी में खून की स्पीड ना बहुत ज़्यादा होती है और इसमें रक्त की स्पीड थोड़ी कम होती है शिरा में। इसका रंग हल्का नीला होता है। धमनी का जो रंग है ना हल्का नीला कलर का होता है और शिरा का रंग लाल कलर का होता है। जब आप देखोगे ना नीला नीला दिख रहा है आपको, ये क्या है? नीला कलर का, ये धमनी है। और लाल कलर की होती है हमारी शिरा। इसमें रक्त दाब ऊंचा होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं। आपके हाथों में देख रहा है नीला नीला, इसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। ठीक है। इस क्यों? क्योंकि इसमें रक्तदाब बहुत ऊंचा होता है, खून का स्पीड ज़्यादा होता है। इसमें रक्तदाब कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं। प्रेशर कम होता है तो पतली होती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है ना, धमनी में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है। अपवाद भी है, फुफ्फुस धमनी है लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस शिरा है लेकिन इसमें शुद्ध रक्त होता है। तो ये अपवाद है। इनको छोड़कर बाकी सब में ये चीज़ फिट बैठती है, लागू होती है। अब हम बात करेंगे रक्त कोशिकाओं के बारे में। ठीक है। तो देखो रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है। आपने देखा होगा जैसे पानी होता है उसी प्रकार का हमारा खून भी एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। हमारे बॉडी में ना हर जगह बहता रहता है। रक्त वाहिनिकाओं में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य होता है और एक जीवित संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? जीवित संयोजी ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। ठीक है। जो रक्त होता है वो प्लाज्मा से बनता है और रक्त कणों से मिलकर बनता है। इसका जो पीएच मान होता है ना खून का 7.4 होता है। यानी कि खून हमारा कैसा होता है? क्षारीय का होता है। खून की प्रवृत्ति कैसे होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक। नेक्स्ट, रक्त का क्या कार्य होता है? खून का क्या कार्य होता है? रक्त पचे भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। जो भोजन पदार्थ बच जाता है उसका क्या करता है? पूरे बॉडी में परिवहन करता है। रक्त हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। ठीक है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन भी करता है। ठीक है। उत्सर्जित में वेस्टेज पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को भी नियंत्रित करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है खून। तो ये सारा काम खून का करता है। खून करता है, रक्त करता है। रक्त ब्लड, रक्त जो बनता है वो प्लाज्मा से बनता है। प्लाज्मा होता है, इसमें 60% प्लाज्मा होता है और उसमें फिर अगला आता है रक्तकण जो 40% होते हैं। रक्तकण में आपका आता है आरबीसी, रेड ब्लड काउंट, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड काउंट, और उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। ठीक है। गर्मियों के दिनों में देखोगे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डेंगू होने पे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये कम होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है बॉडी में ना, आपको कमजोरी महसूस होगी। ठीक है। तो जो खून बनता है वो प्लाज्मा और रक्तकण से मिलकर बनता है।
रक्त कण पे आरबीसी रेड ब्लड काउंट, डब्ल्यूबीसी और हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ये प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है हमारा रक्त। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। किसमें? रक्त में। ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रोनोजोन और पोथाम्बिन होता है। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोनोजोन। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, जमाने में मदद करता है। कौन? ये दोनों, फाइब्रोनोजोन और पोथाम्बिन। नेक्स्ट, रक्त जो कण होते हैं, हमारे जो खून है ना, हमारे इनमें जो बह रहा है, अगर इस खून में देखोगे तो खून में ये रक्त कण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? यह रक्त कणिकीय भाग होता है। इससे 3 भागों में बांट सकते हैं: लाल रक्त कोशिका आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बिंबाणु। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। लाल रक्त कोशिका है आरबीसी, रेड ब्लड। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्त? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रक्त का प्रमुख कोशिकीय यही होता है और संख्या में सबसे बड़ी होती है। कौन? आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में आपका लाइसोसोम भी नहीं होता है और आपका केंद्रक भी नहीं होता है। ठीक, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। आपने देखा होगा जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है, उसका उपचार अभी क्या निकला है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है कि आपका ही बोन मैरो जो अच्छा वाला है, कभी कभी आपका ही, या फिर कभी कभी आपके 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 जो परिवार में किसी का जो मैच कर रहा है उसका बोन मैरो। कई लोग सोचते हैं बोन मैरो तो पूरा बोन काट के चिपकाया जाता होगा। ऐसा नहीं है। एक नॉन पेनफुल सर्जरी होती है। खून की तरीके से एक नलिका जाती है और वहाँ से आपका बोन मैरो लिया जाता है, उसको कुछ दिन तक रखा जाता है और उसके बाद आपको जैसे खून चढ़ता है, ग्लूकोज चढ़ता है, वैसे ही उसको आपको भी चढ़ा दिया जाता है बोन मैरो। तो ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी किसी की मदद करनी पड़े तो ज़रूर करना बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। ठीक है, अगर मेरे से मदद पड़ी, मेरे से अगर किसी का मैच हो तो मैं भी ज़रूर करूँगा। ठीक है, अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए, मेरा ओ पॉजिटिव ग्रुप है, तो मैं दे सकता हूँ। इन सब चीज़ों के लिए हूँ मैं। ठीक है, देखो जीवन भगवान ने दिया और आप, सबसे बड़ा दान होता है जीवन को दान देना। आप जीवन दान ऑक्सीजन को डोनेट, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ब्लड को डोनेट करके कर सकते हो। ठीक है, अपने बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, जब आप चले जाओगे इस दुनिया से तो डोनेट करके जाना, ताकि आप तो चले जाओ लेकिन आपकी वजह से कोई जिंदा रह पाए। ठीक है, तो ये सबसे पुण्य का काम होता है, ये चीज़ जरूर करना। आरबीसी प्लीहा और यकृत में जाकर नष्ट होते हैं और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका, जब ये आरबीसी 120 दिन के एंड में प्लीहा में चला जाता है ना, तब जाके वहां पर खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहा जाता है रक्त का। ठीक है, आरबीसी का आकार गोल होता है। कैसा होता है भाई? गोल होता है। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। खून में ना, हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारे खून में ऑक्सीजन होता है, पूरे बॉडी में इसका परिवहन होता है। जो हृदय का कार्य क्या है? अशुद्ध खून को हृदय पंप करके शुद्ध बना के पूरे बॉडी में भेजता है कि नहीं? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा पाया जाता है, आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। अगर आप किसी के में हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होगी तो एकदम सुस्ती पड़ी रहेगी, बॉडी कमज़ोर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा, थका थका महसूस करेगा, हमेशा हमेशा कमज़ोरी रहेगी उसमें, और ज़्यादा ही हो जाएगा तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो अच्छा खान पान बहुत ज़रूरी है।
बॉडी में आयरन की मात्रा बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा खाना खाओ जिसमें आयरन ज़्यादा मिलता हो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें, श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक होता है। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लगता है आरबीसी की कंपैरिजन में। ठीक है, और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही वो ख़त्म कर देता है। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, छोटी मोटी रोग भी हम पे हावी पड़ जाएगी और वो कभी ठीक नहीं होगी, फिर हम, इसीलिए ये बीमारी हो जाती है जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएगा यानी कि आपको ल्यूकेमिया हो गया है, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसका उपचार मौजूद है, टेंशन वाली बात नहीं है, समय पर अगर दिखा लोगे तो इसका उपचार मौजूद है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण यह सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ती है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। किसका निर्माण? डब्ल्यूबीसी का निर्माण, श्वेत रुधिर कणिका का निर्माण। इनका जीवन काल 4 दिन का होता है, सिर्फ 4 दिन, और आरबीसी का 120 दिन। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण, बीमारी से बचाता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है डब्ल्यूबीसी को। यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा तंत्र में भी भाग लेती है। ठीक है, सुरक्षा कवच बनाती है एक। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, अगर आपके कहीं हाथ वाथ कट जाए, भाई खून रुकेगा नहीं, सारा बह जाएगा। जब खून हमारा हम दबा देते हैं, क्यों रुक जाता है? क्योंकि खून का थक्का बन जाता है, फिर खून रुक जाता है। ठीक है, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रंगहीन होता है, इसका जीवन काल 10 दिन का होता है प्लेटलेट्स का। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम हो जाती है और यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? हमें एक शक्ति प्रदान करता है बॉडी को। अगर आपका प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो फिर क्या होता है? कमजोरी महसूस होती है, आप पड़े रहते हो एकदम, आपके में से जान ही नहीं रहती, ऐसा फील होता है ना? आपको हुआ है कि नहीं कभी? मुझे ज़रूर बताना। प्लेटलेट्स जब कम हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें लिक्विड पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हमें नारियल पानी बहुत हेल्प करता है, जो गिलोय होता है वो हेल्प करता है, पपीते का रस हेल्प करता है, पपीते का पत्ता, बकरी का दूध, है ना, ये आपको प्लेटलेट्स को बनाने में मदद करता है। लसिका की बात करें, लिम्फ जिसे बोलते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं इधर से बॉडी में, है ना, यहाँ से यहाँ पर फैले रहते हैं, इसे लिम्फ नोड्स कहता है, लिम्फ कहा जाता है। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है, उसका द्रव भाग, द्रव वाला हिस्सा, जो द्रव समझते हैं जैसे पानी है, खून है, द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। बाहर निकला हुआ यही रक्त लसिका कहलाती है, रक्त लसिका कहलाती है, लिम्फ कहलाते हैं। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है, शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित करती है और यह घाव को भरने का भी कार्य करती है। कौन? लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पट्टी चढ़ाता है, ऐसे मापता है। तो ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। तो जो एक स्वस्थ इंसान में ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, एक स्वस्थ इंसान में वो होता है 80 120। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। 80 120 होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनका ये ब्लड प्रेशर होगा, बहुत ही कम लोग हैं। ठीक है, मेरे को जो एंजाइटी बीमारी हुई है, आज भी मैं इससे प्रेशर में हूँ, और मुझे जो एक डर, एंजाइटी मतलब एक डर होता है, किसी भी चीज़ का डर बैठ जाना और नेगेटिव थिंकिंग आते रहना, एंजाइटी होती है। मेरे को एंजाइटी इसी ब्लड प्रेशर के कारण हुआ था। पहली बार इसने मुझे मन में डर बिठा दिया था। जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास चेकअप करने गया तो उसने बोला आपका बीपी है 90 130। मेरी एज अभी 30 साल है। ठीक है, 29 का हो चुका, 30 साल चल रही है। तो इस एज में ये बीपी नॉर्मल होता है। जैसे जैसे आपका एज हो बढ़ेगा ना,
आपकी बीपी थोड़ी बढ़ती रहेगी। हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बीपी होता है। मेरे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये बीपी एकदम नॉर्मल है, और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका बीपी हाई है, और मुझे दवाई तक दे दी। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और वही डॉक्टर अगर आपको गलत सलत दवाई दे दें, उनके बताए गए डर के कारण कि मेरी बीपी हाई है, दवाई भी दे दी, उसके रिएक्शन के कारण मुझे एनजाइटी की बीमारी हो गई, मेरे को पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, और जिसका डर मेरे अंदर बैठ गया, और आज भी मैं उसे सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्टर का काम होता है अच्छे से गाइड करना। अगर कोई पेशेंट है तो उसको सहानुभूति देना। कहते हैं ना कि डॉक्टर ऐसा होता है कि डॉक्टर की बातों से ही पेशेंट आधा सही हो जाता है, और डॉक्टर ही आपको अगर डरा दे तो भाई काम फतेह हो जाता है उस बंदे का। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो छोड़ो, जो आपके एग्जाम की बात बताता हूँ, ये सब छोड़ो मेरी बात। नॉर्मल जो बीपी होती है वो 80-120 होती है, एग्जाम में आ जाता है कि सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बीपी क्या होती है, 80-120। तो रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। जैसे ये हमारे शीरा धमनी है ना, इसके अंदर जो खून बह रहा है, उस खून के अंदर जो बहने की स्पीड जो दबाव डाल रही है, उस दबाव के कारण, उस दबाव को हम क्या कहते हैं, ब्लड, खून के द्वारा डाला जाता है, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होता है, तो सिस्टोलिक एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब दो प्रकार की होती है। धमनी के अंदर रक्त का दाब जब निलय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, जब सिकुड़ेगा उसे हम कहते हैं प्रकुंचन दम, सिस्टोलिक दाब। ठीक है, ये सिस्टोलिक दाब होना चाहिए 80। ठीक है, अनुशीतलन दाब, ये क्या होता है, निलय जब ऐसे फैलता है दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे हम अनुशीतलन दाब कहते हैं, और वो होना चाहिए 120। तो बीपी होता है सिस्टोलिक प्रेशर बट्टे डायस्टोलिक प्रेशर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर बट्टे डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को हम बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये होता है 80/120। और इसको मापने एक नंबर में आता है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम क्या आता है, उसका नाम है स्फेगमनोमीटर। क्या होता है भाई, स्फेगमनोमीटर, स्फेगनोमीटर। ठीक, थोड़ा अजीब है लेकिन कॉपी में लिख के याद करना। जो हमारा सामान्य रक्तचाप होता है वो 80/120 होता है, 80/120 लिखते हैं ना। जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो सबसे पहला काम आपका बीपी चेक होगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाती है। ठीक है, और रक्त को जो मापने वाला मशीन होता है, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसका नाम होता है स्फेगमनोमीटर। थोड़ा अजीब है पढ़ने में, लेकिन लिख के प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर देखो, मेरे रिकमेंडेशन है, मेरी मानसिकता है, और ये फैक्ट भी है। दो प्रकार का आप देख रहे हैं, ये जो बीपी मापने वाला मशीन है जो ऑथेंटिक है, जिससे पारा ऊपर नीचे चढ़ता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये एक्यूरेट बीपी बताते हैं, आपका एक्यूरेट बीपी बताते हैं यही मशीन। और ये वाली जो मशीन है डिजिटल वाली, जिसमें हाथों में लगाकर स्विच ऑन कर दो और ऑटोमेटिक बीपी बताए, ये बीपी आपका कम ज़्यादा बताता है। ठीक है, आप 3 बार लगातार बीपी मापो, आपका हर बार बीपी अलग अलग बोलेगा, हर बार अलग अलग बोलेगा। और इंसान का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो पूरे दिन कम ज़्यादा भी होता रहता है। ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आप भागोगे, खेलोगे, कूदोगे ना, तो आपका बीपी हाई रहेगा। आप लेटे मस्त पड़े हो ऐसे, तो आपका बीपी कम रहेगा। ठीक है, बीपी मतलब खून का प्रेशर। जब दौड़ोगे तो खून भी बॉडी में तेज से दौड़ेगा ना, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट, पादप में वहन क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल एग्जाम में आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है। जाइलम बोले तो जल, जाइलम जल। तो जाइलम क्या होता है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज को लवणों का वहन करती है। जाइलम जल का वहन करती है, जल को पूरे पादप में पहुंचाती है, लवणों का वहन करती है, खनिज का वहन करती है। कौन, जाइलम। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यानी कि भोजन का प्रदान करता है फ्लोएम। और जल का कौन करता है, जल खनिज का कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, वहन करता है। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन। ये इंपॉर्टेंट चित्र है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, किडनी के बारे में। किडनी हमारा क्या करता है, फिल्टर का काम करता है,
खून को छानता है, मूत्र का निर्माण करता है। उत्सर्जन, एक्सर्शन कहते हैं अंग्रेजी में, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। हमारे बॉडी के जो हानिकारक पदार्थ हैं छानने के बाद हमारे पेशाब के द्वारा, ठीक है, निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी की ये प्रोसेस खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है, ठीक है। डायलिसिस कितना महंगा, और धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, तो फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो हमेशा अच्छा खाओ पियो, पानी ज़्यादा पियो, बार बार पेशाब करो, ठीक है, पेशाब रोको और मत, ये चीज़, क्योंकि पेशाब के द्वारा हमारे शरीर के सारे जो एक्स्ट्रा बेकार तत्व हैं नाइट्रोजन युक्त, वो सब बाहर जाते हैं, बेकार, ठीक है। जब आप पेशाब को रोक के रखते हो कभी देखना, और जब आप पेशाब करोगे तो आपको जलन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वगैरह आ गया, हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक। पेशाब का रंग फिर पीला हो जाता है। देखो नोट क्या है, एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह के जल के रूप में विकसित करता है। जो अमीबा होता है वो अपना शरीर के जो बाहर वर्ज्य पदार्थ वो कैसे निकालता है, शरीर के बाहरी रूप से निकालता है। हम भी निकालते हैं भाई, कैसे? पसीने के रूप में, पसीने के रूप में भी निकलता है, लेकिन हमारा जो मेनली भाग होता है वो मूत्र के द्वारा निकलता है, ठीक है। ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ये देखो, ये हमारी क्या है, ये वृक्क है, ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है, ठीक है। ये बाएं वृक्क की शिरा है, ये महाधमनी है, ये हमारी मूत्र वाहिनी है, ये हमारा नीला वाला महाशिरा है, ये हमारा मूत्राशय है जहाँ मूत्र आगे इकट्ठा होता है, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मूत्र का मार्ग है शिशन में, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में उत्सर्जन, ठीक है। मानव में उत्सर्जन शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। वैसे अंग जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। वो अंग जो शरीर से खराब चीजों को बाहर निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में जो पहला प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो हमारा फेफड़ा है। फेफड़ा, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। बड़ी आंत है, अपच भोज मल के द्वारा त्याग देता है। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वर्ज्य पदार्थ है एक प्रकार का। बड़ी आंत क्या करता है? भोजन खाने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसको मल के द्वारा त्याग देता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में बदलकर उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। हमारा जो लीवर है सारे खतरनाक पदार्थों को वो कम खतरनाक पदार्थों में बदल देता है, और कम खतरनाक पदार्थ किडनी के द्वारा छान के मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। त्वचा, त्वचा पसीना और सीबन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। वृक्क आ जाता है, किडनी हमारी, ये क्या कार्य करता है? वृक्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो सीम की कली के आकार की जो फिगर देख रहे हो ना, ये होती है सेम की कली है ना भाई, ये तो ये वृक्क है। ये सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है, एक खराब भी हो जाए दूसरे से काम चल जाता है, तभी तो कोई कोई एक दान दे देता है, ठीक है ना। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का जो भार होता है वो लगभग 140 ग्राम का होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होती है। इस झिल्ली में के अंदर क्या होती है? बंद होती है। वृक्क की इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसकी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। देखो, अब ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये हमारा वृक्क है, इसके अंदर ये खून जा रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, ये लाल लाल देख रहे हो आप, खून जा रहा है, ठीक। तो क्या होता है, वृक्क रक्त को छानता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ, खून में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र को निकालता है। मूत्र में क्या होता है? मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। और मूत्र ये सारे क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। अगर ये बॉडी में रहेंगे तो हमारे बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको वो खराब करने लगेंगे, डैमेज करने लगेंगे, इतने खराब है, ठीक है। जो खतरनाक पदार्थ होता है मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है,
ठीक है, यहाँ से मूत्राशय में आ जाता है, यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह बाहर नहीं निकल जाता। तो मूत्र के द्वारा दिन भर मूतते रहोगे तो आपके शरीर का वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता रहेगा। मूत्र को कभी भी रोकना नहीं है, लगे तो त्याग दो। वृक्क में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, वृक्क में क्या होता है, खून को छाना जाता है और इसको क्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे पादप में उत्सर्जन। ठीक है, देखो अभी तो मैं आपको एनसीईआरटी समझा रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा। इसका दावा हम ठोक के करते हैं। ठीक, पादप में उत्सर्जन कैसे होता है? पादप में उत्सर्जन होता है वातपोत्सर्जन के द्वारा। वातपोत्सर्जन क्रिया समझते हैं ना, देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रहे होंगे। वातपोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। अतिरिक्त जल वाष्प के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर देते रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन और गोंद के रूप में बाहर आ जाते हैं। कभी कभी कोई पेड़ देखा होगा, उसके बाहर से गोंद निकलता है, तो वो गोंद पेड़ का अवशिष्ट भाग है। ठीक, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देता है, अपने आसपास की मिट्टियों में भी छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग अपना उत्सर्जन करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, ये भी हो गया। तो इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, वीडियोग्राफी की मदद से, एनिमेशन की मदद से, छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट और परिभाषा की मदद से। ठीक है, अगर आप इसको किताब से पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत टफ लगेगा, और इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बोल रहा हूँ मैं ऑलरेडी बना रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और नई वीडियो भी आपको मिलेगी चैनल पे, जाके देख सकते हैं। नई वीडियो रेगुलर आती रहती है। विज्ञान के साथ साथ हम मैथ भी पूरा पढ़ाते हैं। हमारे चैनल पे कक्षा 10 की ही नहीं, कक्षा 11 और 12 की गणित भी पढ़ाई जाती है, बाकी सब्जेक्ट भी। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और फ्री की चीज़ की थोड़ी वैल्यू किया करो, सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, कहाँ से हो आप, किस स्कूल से हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पेड कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती है, ना के बराबर प्राइस रखी है मैंने। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे।